Hello guys, welcome back to my channel. This is UGC Education paper. Today we'll discuss the paper Gujarat set. I hope आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये मैं एक और आपके लिए सेट लेकर आई हूँ जो कि गुजरात सेट है। कि ये गुजरात सीरीज चल रही है बेसिकली। सेट है ये और 2002 से 2023 तक के सारे पेपर्स जितने भी हुए यहाँ पे सारे के सारे आपको विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो या प्लस इसमें वीडियोस चाहते हो ऑन वन प्लेस, मतलब सारी चीज़ें आप एक ही जगह पे चाहते हो, तो जल्दी से जाके ना एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। दैट इज़ दी JRF माइलस्टोन एजुकेशन। यहाँ पर आपको गुजरात सेट के साथ साथ में यूजीसी नेट के पेपर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे लास्ट 20 ईयर्स के। दिस इज़ अ वेरी बिग बोनांजा। आप इसे जाकर जल्दी से इसको ले लीजिए, इससे पहले कि ये हट जाए या इससे पहले कि इसका प्राइस हाइक हो जाए। तो गुजरात सेट है ये। आज का जो पेपर है वो 2014 का पेपर है, पेपर ऑफ 2014 का। एंड प्रीवियस यानी कि 2002 से 2014 तक के मैंने सारे पेपर्स जो हैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, जो पे यूजीसी एजुकेशन P2 करके बाय कंचन गुप्ता होगा, आपको वहाँ पे अवेलेबल है। अदरवाइज अगर आप एक साथ सारे पेपर्स को देखना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो जल्दी से जाके JRF डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको सारे पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी आज के फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, और बात करते हैं धीरे धीरे। ओके, सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टेमोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। इसमें से ऐसा कौन सा है जो एपिस्टेमोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है। एक होता है मेटाफिजिक्स, एक होता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जो होता है दैट इज डील करता है हमारा रियलिटी से, कि हमारे अर्थ की रियलिटी क्या है। अगर हम उसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये हमारे एजुकेशन के एम्स डिसाइड करता है। एक होता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी डील करता है नॉलेज के साथ में, कि ज्ञान कैसा होना चाहिए, कैसे पेडागोजी, कैसे हमारे स्कूल के मेथड्स ऑफ टीचिंग्स होने चाहिए। एक होता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी डील करता है वैल्यूज के साथ में, कि हमें अपने बच्चों के अंदर किस तरह की वैल्यूज को इंगित करना है, कैसे हम उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉरल वैल्यूज दे सकते हैं। सो आज के इस क्वेश्चन में जो है एपिस्टेमोलॉजी की बात हो रही है। नो थाई सेल्फ, नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना। रियलिटी इज व्हाट अपीयर्स टू आवर सेंसेस, जो हमें सेंसेस के थ्रू नजर आती है। या माय अंडरस्टैंडिंग इज द रिजल्ट ऑफ सोशल कल्चरल इंटरेक्शन, की मेरी समझ, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी नॉलेज, माय नॉलेज। तो आप लगाएंगे सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द सेकेंड वन, हु was the champion of democracy in education? Who was the champion of democracy in education? Yes, none other than John Dewey. Was he argued, उन्होंने ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल एज जब चल रहा था, उन्होंने आर्ग्यू किया कि चिल्ड्रन शुड नॉट ऑल बी गिवन द सेम प्रीडिटरमाइंड करिकुलम, कि ऐसा नहीं है उसको पुरानी ही करिकुलम उसको मिले। इन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो उन्होंने बुक लिखी, डेवलप्स अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन द डेमोक्रेसी। उन्होंने डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, की एजुकेशन जो होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब जो है ना, इन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं नीड्स पर बेस्ड। इस पर नीड्स ऑफ द लर्नर की नीड्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, कम्युनिटी और सोसाइटी पर। इट डज थ्रू डेवलपिंग द रिफ्लेक्टिव इंडिविजुअल्स। यहाँ पर बच्चे जो हैं एक तरह से रिफ्लेक्टिव इंडिविजुअल करें, जहाँ पर कोलैबोरेटिव जो है, कोलैब जहां पर कोलैबोरेटिव जो है प्रॉब्लम सॉल्वर बने बच्चे, क्या बने, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने। और क्या हो, क्रिएटिवली जो है, क्रिएटिवली क्या हो, फ्लेक्सिबल थिंकर्स हो, क्रिएटिवली फ्लेक्सिबल थिंकर्स हो। सो दिस इज द जो डेमोक्रेसी की, जो अगर हम बात करते हैं ना डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, तो होता है लर्नर की नीड्स क्या होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोलैबोरेटिवली वो कैसे वर्क करते हैं आपस में, और कोलैबोरेटिवली जो है फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड होती है, नेशनहुड होती है, कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, क्रिएटिवली वो फ्लेक्सिबल बने। तो ये जो थी डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, ये जॉन डीवी ने कॉन्सेप्ट दिया था। एम आई क्लियर? तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए नाउ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू वेदांता, जो माया फिलोसफी आती है, माया क्या है?
created by Brahman and yet opposite to the Brahman. All illusions का नाम माया है. The materialistic जो desires इन अंदर होती है उसको माया का नाम दिया गया है. या आर एक्सप्रेशंस ऑफ अर्थ और काम, हमारे जो एक्सप्रेशंस है, हमारी जो सोच है, उनका नाम दिया गया है अ, माया को. माया इन वेदांता, माया का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, ओरिजिनली जो है ये द्वैत जो है नॉन डुअलिस्ट में से आता है. माया का मतलब है मैजिकल पावर विच अ गॉड कैन मेक ह्यूमन बीइंग बिलीव इन व्हाट टर्न्स आउट टू बी एन इल्यूजन, की जो इल्यूजन के ऊपर बात करता है. माया कहता है माया के पास ना एक पावर होती है टू क्रिएट अ बॉन्डेज टू द एम्पिरिकल वर्ल्ड. उसके पास, माया के पास एक ऐसी पावर होती है जो कि बॉन्डेज क्रिएट करती है. क्या करती है? बॉन्डेज. Preventing the unveiling of the true and unitary self. माया, माया एक तरह का इल्यूजन है जो अद्वैत वेदांता में दिया गया है. एंड इट इज अ की कॉन्सेप्ट है, की अंडरस्टैंडिंग है. द वे यू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड थ्रू फॉल्स परसेप्शन, मतलब जैसा आप सोच रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने संसार बनाते हो. माया इज जस्ट अ थिंकिंग की आर सेपरेट फ्रॉम दैट डिवाइन. बस आपके माइंड में ये एक तरह की थिंकिंग क्रिएट करती है. माया को जो है यहाँ पे कॉस्मिक सेल्फ यानी कि ब्राह्मण का नाम दिया गया है. ये यस, तो अब आपको करेक्ट आंसर इसका मिल गया होगा. दैट इज दी फर्स्ट वन. कि ये कहते तो हैं कि क्रिएट की गई है, लेकिन फिर भी ये इसके अपोजिट्स रहती है. तो माया का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. माया इन वेदांता. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अ स्कूल एनकरेज कर रहा है स्टूडेंट्स को फॉर द एक्टिविटी ऑफ, स्कूल एनकरेज कर रहा है कंजर्विंग वाटर, वाटर को कंजर्व करना, अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर को नहीं करना है कैंपसेस में. तो ये किस तरह की सोच है? एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, ये फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है, या एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है? कौन सी अप्रोच है ये? यस, तो दिस इज द प्रैग्मेटिक, क्योंकि हम यहाँ चीजों को क्या करके देख रहे हैं, प्रैक्टिकली कर देख रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. गांधी जी डिड नॉट गिव एम्फेसिस. गांधी जी ने कभी भी इस बारे में एम्फेसिस नहीं दिया. किस बारे में? प्रिपरेशन ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स के बारे में, फॉर्मल एजुकेशन के लिए, टीचिंग थ्रू मदर टंग एंड एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी. अभी बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पर आएगी बात प्रिपरेशन ऑफ बेस्ट क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स के बारे में. ऐसा कोई एम्फेसिस है, बट हाँ बच्चों के लिए एक तरह से फॉर्मल एजुकेशन हो, प्रॉपर टाइम टेबल. सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ वेदांत फिलोसफी. वेदांत फिलोसफी के बारे में आपको यहाँ बताना है सही बात नहीं है. फर्स्ट आता है डिनायल. क्या वेदांत फिलोसफी में वुमेन एजुकेशन को डिनायल मिला है? ऐसा बात तो नहीं है. सेल्फ नॉलेज जो है इज बेटर देन द वर्ल्डली नॉलेज. यस, दिस वन इज द करेक्ट. क्योंकि वो कहते थे खुद को ज्ञान दीजिए, सेल्फ नॉलेज जो है वो क्रिएट करिए. माया जो माया है जिसने वेदांत फिलोसफी में, माया जिसने हमें दुनिया भारी दुनिया
सेपरेट किया है ना, उस चीज को समझना है, और हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है। सो डू योर ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टिंग फ्रूट्स। हाँ, ये बात भी सच है कि अपने काम करिए। एंड कॉन्सेंट्रेशन इन सेल्फ कंट्रोल should be cultivated in learners, की concentration भावना बढ़ानी और self control should be cultivated in the learners, this one also। तो denial के बारे में कहीं कोई बात, ये is the correct answer। 7th पे आते हैं, द स्टेटमेंट जो है मीनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन इज द मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। तो ये क्या है, लॉजिकल रिलेटिविज्म की बात है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात है, नियो पॉजिटिविज्म है, नियो रियलिज्म है। यस, तो बेसिकली पहले हम समझते हैं द आंसर जो है ना इसका है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो थे ना वो क्या कहते थे, उनके अनुसार ना कुछ बेसिक कोर जो टेनेट्स थे, कोर जो टेनेट्स के बारे में उन्होंने बात की। सबसे पहले उन्होंने कहा वेरीफाई किया जाए। क्या किया जाए, वेरिफिकेशनिज्म कह दो या वेरिफिकेशन कह दो, कि ओनली स्टेटमेंट दैट कैन बी एम्पिरिकली वेरीफाइड है या फॉल्सिफाइड है उनका कुछ मतलब है, तो वो वेरीफाइड होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो बिलीव होता था वो होता था एंटी मेटाफिजिक्स पे। एंटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंटी मेटाफिजिक्स की जो मेटाफिजिक्स है वो ये क्लेम करता था विच कैन नॉट बी वेरीफाइड आर रिजेक्टेड, जिन्हें हम वेरीफाइड नहीं कर सकते उनको रिजेक्ट कर दो। क्या कहता था, मेटाफिजिकल क्लेम्स दैट विच कैन नॉट बी वेरीफाइड रिजेक्टेड। लॉजिकल एनालिसिस, यहाँ क्या होता था, लॉजिकल एनालिसिस होता था कि लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट है शुड बी रिगोरसली एनालाइज्ड की जाएगी ताकि उसमें क्लैरिटी आए, तो इसलिए यहाँ पे जो लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करना, फिर साइंटिफिक मेथड यूज करना। जो साइंस है इज द पैराडिग्म है ऑफ नॉलेज का, मेथड्स का, इट शुड बी अप्लाइड इन ऑल द एरियाज। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, इसमें अगर आप टेनेंट्स की बात करें तो आएगा यहाँ पे कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चर रिलेटिविज्म में आता है कि ट्रुथ इज रिलेटिव है, ट्रुथ हमेशा चेंज होता रहता है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट में। बेसिकली जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक तरह का फिलोसॉफिकल मूवमेंट था, तो दैट इमर्ज हुआ था 20th सेंचुरी में, और ये प्राइमरीली जो वेन सर्कल था वहां पे था। सो इट एम्फोसिस करता था इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड एम्पिरिकल एविडेंसेस पे, कि जो हम समझेंगे करेंगे वो लॉजिकल जो है वेरिफिकेशन के ऊपर होगा, कि मीनिंग ऑफ प्रपोजिशन जो भी हम प्रपोज करते हैं वो वेरीफाइड कर कर ही करेंगे, तो वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म। क्लियर नाउ? और अगर हम लॉजिकली रिलेटिविज्म की बात करते हैं, पॉजिटिविज्म, तो याद रखिएगा ये वेन सर्कल एक बनाया गया था जहाँ पे इस चीज को प्रूव किया गया था। और लॉजिकल रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है चीजें जो है बदलती रहती हैं, है ना। दिस इज ऑल्सो फिलोसॉफिकल पोजिशन रही, यहाँ पर ये चैलेंज किया गया, दैट चैलेंजेस द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो हमारे ट्रेडिशनल नोशन था ना ऑब्जेक्टिव ट्रूथ या लॉजिकल एब्सोल्यूटिज्म के ऊपर, कि जो चीजें एब्सोल्यूट रहेंगी, है ना, उस चीज के ऊपर ये चैलेंज किया है इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो लॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं या ट्रूथ होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल जो है फ्रेमवर्क पे हो या उनके पर्सपेक्टिव्स पे हो, तो दे आर रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव, सो दिस मीन्स दैट व्हाट इज कंसीडर ट्रू और फॉल्स, हम जो भी चीजें सही या गलत समझते हैं वो वेरी रहती हैं अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। डिफरेंट डिफरेंट
मान लीजिए एक पहलू के लिए वो चीज ट्रू है, तो अनदर पहलू या अनदर चीज के लिए वो फॉल्स हो सकती है। ये लॉजिकल रिलेटिविज्म कहता है कि चीजें रिलेट करती हैं, एक चीज के लिए पॉजिटिव है तो दूसरे के लिए वो फॉल्स हो सकती है। कि दिस मीन्स दैट व्हाट इज कंसीडर ट्रू और फॉल्स कैन वेरी वेरी कर सकती है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो लॉजिकल जो रिलेटिविज्म की बात हुई वो एक कैन टेक अ डिफरेंट फॉर्म में आई, जैसे सिमेंटिक रिलेटिविज्म कह सकते हो, या एपिस्टेमेटिक रिलेटिविज्म, या परस्पेक्चुअल रिलेटिविज्म, या इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे। तो बेसिक डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि वेरीफाई यानी कि पॉजिटिविज्म का मतलब होता है चीजें वेरीफाई करके ही आप सच में आती हैं, और लॉजिकल रिलेटिविज्म में होता है कि जो एक चीज के लिए सच है वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है। क्लियर है? आई थिंक द बोथ द कॉन्सेप्ट्स हैज बीन क्लियर्ड। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो फिर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द कॉमन फीचर ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर एंड ऑरबिंदो की जो फिलोसफी थी वो किस पहलू पे आकर सेम थी। वो डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की बात करते थे, टीचर एज एग्जांपल ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, या एस्थेटिक सेंस। ये एस्थेटिक सेंस पे दोनों सेम थे, टैगोर एंड ऑरबिंदो। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ बुद्धिज्म का जो सेंट्रल एलिमेंट हो तो यहाँ से देखकर ही पता लग रहा है, दैट इज द कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिपेंडेंट और बात जो थी वो बुद्धिज्म में थी। व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी का सबसे स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सा है? कि इट इज एनालिटिकल इन नेचर। क्या एक फिलोसफी का जो स्पेशल बताना है आपको, क्या ये लाइफ ओरिएंटेड चलती रहती है, या ये रेस्ट करती है फेथ एंड लेस ऑफ लॉजिक पे है? ऐसा तो नहीं, लॉजिक पे नहीं है। इट एम्स टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिवाइन पावर ओनली। ये एनालिटिकल एंड लाइफ ओरिएंटेड, तो स्पेशल फीचर है फिलोसफी, आपकी फिलोसफी जो है लाइफ ओरिएंटेड है। 11th पे आओ, द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड बाय द वैल्यूज। इनमें से किस वैल्यूज में आपको लगता है कि डेमोक्रेटिक जो फीलिंग है वो चलती है? तो वो होता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड द जस्टिस। इन चारों ही बातों पे हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू झलकती है। द बुक लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक जो है वो किस पर बेस्ड है? लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक, लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक। ये 1936 में आई थी, जिसको जो है इस बुक को बेसिकली एल फॉर जूल्स, एल रेड अय्यर है, इन विच जहाँ पे ऑथर डिफाइन करता है, आर्ग्यू करता है वेरिफिकेशन और ही लॉजिकल के ऊपर बात करता है कि लॉजिक्स पे वेरीफाई करने की, सच की बात, लैंग्वेज की बात करता है। तो एक तरह का ये फिलोसॉफिकल एनालिसिस पे बेस्ड बुक है। ठीक है, आ जाओ 13 पे। वाई एजुकेशनल इक्वालिटी, हमारा एजुकेशनल इक्वालिटी से क्या मतलब है? हम सेम फैसिलिटीज देखना चाहते हैं लर्नर्स को, या गिविंग द फैसिलिटीज टू द लर्नर एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। जब हम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द इक्विटी। ठीक है, ट्रीटिंग ऑल लर्नर्स एज इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 14 पे आते हैं, एप्लीकेशन। जब हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी को, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या कहलाता है? बहुत बार रिपीट आता है क्वेश्चन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशनल सोशियोलॉजी। नाउ 15, मॉडर्नाइजेशन जो है, मॉडर्नाइजेशन इज नॉट कंसर्न विद, किस चीज से कंसर्न नहीं रखता मॉडर्न की बात जब हम करते हैं? कीपिंग द पेस विद प्रेजेंट टाइम के साथ रहना, वोकेशनलाइजेशन, मास एजुकेशन, या साइंस बेस्ड एजुकेशन। किस चीज को नहीं कहते हैं? तो वो आता है द पेस विद द प्रेजेंट टाइम, ऐसा कुछ नहीं एजुकेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। एक्लचुरेशन अगेन फिर से आ गया है हर एक पेपर में, ये एन कल्चुरेशन और एक्ट कल्चुरेशन की बात होती है। एन कल्चुरेशन जो है वो इस प्रीफिक्स से बना है, एनक्लोज, एंड दिस वन इज द एक्सेस टू अदर्स कल्चर। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? एक्लचुरेशन, जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन या सोशलाइजेशन, किस तरह की फीलिंग डेवलप होती है यहाँ पे? यहाँ जो होती है सोशलाइजेशन। जब हम दूसरे के कल्चर को, दूसरे की रीति रिवाजों को अपनाने की कोशिश करते हैं तो ये सोशलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस जो है यहाँ पे सोशल चेंज को इंडिकेट करता है? तो कंजर्व करना चीज़ों, कंजर्व करना मतलब अपने कल्चर को आगे फॉरवर्ड करके कंजर्व करने की, रिकंस्ट्रक्शन करना, यस रिकंस्ट्रक्शन,
ट्रांसफॉर्म कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना या ट्रांसमिशन करना, ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल चेंज आता है रिकंस्ट्रक्शन। कंजर्व जो होता है वो एक तरह से फिक्स्ड वैल्यूज है, फिक्स्ड कल्चर को ही हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये एक तरह का फिक्स चीज़ें। लेकिन जो हम नई चीज़ों को लेके आना, रिकंस्ट्रक्ट करना, नई चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देना, तो दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सोशल चेंज को जो है फोकस्ड करती हैं। ठीक है, आ जाओ। यस, द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 18। What will a democratic teacher not do in the class? अगर टीचर डेमोक्रेटिक है, मतलब अच्छी वैल्यूज रखती है, बच्चों की अकॉर्डिंग पढ़ा रही है, तो इनमें से वो क्या चीज़ नहीं करेगी? एक क्रिटिकल रिमार्क्स देगी अबाउट द गवर्नमेंट के बारे में, टीच रिलीजन्स पढ़ाएगी, मेंटेन स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन क्रिएट करेगी, inculcate वैल्यू ऑफ ओबीडियंस इन द चिल्ड्रन, ओबीडियंस की फीलिंग क्रिएट करेगी यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से यार नॉट नहीं आती। देखिए, डेमोक्रेटिक टीचर जो होती है वो ब्रदरहुड की शांति प्रिय, इस तरह की टीचर होती हैं। तो ये देखो, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पॉजिटिव ऑप्शन, नॉट गलती से लगा है। 19 पे आते हैं। वी कैन नॉट कम्प्लीटली स्टॉप डेलिक्वेंसी इन स्कूल चिल्ड्रन, बिकॉज हम कम्प्लीटली डेलिक्वेंसी नहीं स्टॉप कर सकते, बिहेवियर नेचुरल फिनोमिना, इसलिए, या स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी है इसलिए, या डेमोक्रेटिक बिहेवियर जो होता है इंक्लूड्स द डेलिकेसी, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं। टीचर विल नेवर स्टॉप स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विल नेचुरली कंटिन्यू टू बी, ऐसा भी कोई रीजन नहीं। तो हम इसका रीजन लेते हैं कि क्योंकि जो स्कूल है ना हमारा, वो एक स्कूल एक मिनिएचर, हर तरह के बच्चे आते हैं, हर तरह के फैमिली बैकग्राउंड बच्चे आते हैं, हर तरह के जो पेरेंट्स को माहौल जो है घर का बहुत डिफरेंट मिलता है। तो उस तरीके से डेलिक्वेंसी जो है वो बच्चों में कहीं ना कहीं, अगर एक नहीं है दूसरा, मतलब हर दूसरे तीसरे बच्चे में डेलिक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम देखें, हम स्कूली बच्चों में जो अपराध को पूरी तरह से नहीं रोक सकते, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा जो है डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से आते हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट आते हैं 20 क्वेश्चन पे। 28, रिलीजियस एजुकेशन वाज डायरेक्टली फेवर्ड बाय, रिलीजियस एजुकेशन इसमें से कौन सा? बुखारी कमीशन एंड ईश्वर भाई कमेटी, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन? आंसर इज डी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फेवर रिलीजियस एजुकेशन। कमीशन ने ये रेकमेंड किया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, दैट इज 1948-49, इसको यूनिवर्सिटी, जिसको यहाँ पे राधा कृष्णन कमीशन, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस आई, उस कमीशन में ये बोला गया, टीचिंग ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को अगर हम डालेंगे तो डिजायरेबल रहेगा, एंड कॉर्पोरेटिव एंड सिंपथेटिक स्टडी ऑफ लाइव्स है, वो एक ग्रेट लीडर बनाते हैं। स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स के बारे में पता होना चाहिए, इन ऑर्डर टू डेवलप द स्पिरिट। किस तरह की स्पिरिट डेवलप करना चाहते थे? टॉलरेंस की, रिलीजियस टॉलरेंस की, टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म जो है वो राधा कृष्ण डेवलप करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन है, ये ताकि हम और जो रिलीजन रिस्पेक्ट कर सके, और रिलीजन हमारे धर्म की रिस्पेक्ट कर सके। सो मोस्ट इंस्ट्रक्शंस जो उसमें दी गई का एक ही फोकस रहता था, डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड टॉलरेंस की फीलिंग है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में रिलीजियस एजुकेशन को फेवर किया। ठीक है, ये मोस्ट इफेक्टिव जो फैक्टर है जो हमारे सोशल चेंज को बदलता है, ये बहुत बार आता है, लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आया था, तो वो आता है एजुकेशन, वो आता है एजुकेशन। एजुकेशनल सोशियोलॉजी का क्या मतलब, क्वेश्चन भी आता है। बस सिंपल क्वेश्चन आते हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड ना, मैन एंड सोसाइटल की इंटरेक्शन की बात हो रही है, ग्रोथ के स्टेटस की बात हो रही है, कि एजुकेशन सोसाइटी में गेन होना और सोशल इंस्टीट्यूशंस बने हैं ना, उनका एजुकेशनल होना चाहिए।
या इंटरेक्शन, सेम डिट्टो क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में भी था, तो उसका डी आएगा कि हमें एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट से ना इंटरेक्शन को। नाउ द मूविंग ऑन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एविडेंस, इसमें से क्या एविडेंस आपको लगता है जो सोशल चेंज को रेफर करता है? हमें जो है प्रोलिफरेशन ऑफ इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का क्या हमें प्रसार करना है, फैलाना है? ईस्ट मोबिलिटी ऑफ पीपल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की संख्या में वृद्धि करनी है। रिवोल्यूशन इन फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री, रिडक्शन रिडक्शन इन स्कूल ड्रॉप आउट्स के रेट में है, रिडक्शन करना है ये भी। ईस्ट मोबिलिटी ये में इंग्लिश भाषा में प्रसार करना है जिससे क्या हो, सोशल चेंज सोसाइटी में। एग्जाम्पल समझ लो या विचार समझ लो। 24, द राइट टू एजुकेशन, हमारी जो राइट टू एजुकेशन का जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस तरह का रिफ्लेक्शन देता है, किस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है? आरटीई के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो कहाँ से 6 to 14 ईयर के बच्चों को क्या दी जाएगी, फ्री एंड कंपल्सरी दी। यहाँ हम जस्टिस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात नहीं होती, यहाँ हम जस्टिस देना चाहते हैं और इक्वालिटी देना। यहाँ पे बी ऑप्शन है, वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है हम इक्वालिटी देना चाहते हैं बच्चों में और बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं। 25, व्हाट इज द टीचर कॉल्ड एन एजेंट, क्यों हम एक टीचर को एजेंट, एक टीचर ही है जो सोसाइटी में चेंज ला सकती है, क्यों कि इट इज हर ड्यूटी है, ये उसकी है, बिकॉज शी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी, क्या वो रिप्रेजेंट करती है, या शी कैन एंटीसिपेट द चेंज एंड मोल्ड हर टीचिंग, वो एंटीसिपेट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ये करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज शी कैन इन्फ्लुएंस द यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस। देखिए ये एक छोटी छोटी बातें, नैरो पॉइंट, जो मेजर और ब्रॉड उसका कंसर्न रखता है वो है सेम, कि वो एक चेंज ला सकती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का हमारी एजुकेशन में, क्यों हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं एविडेंस लर्न, क्या हम असेस करना चाहते हैं इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर, क्या हम लेबल करना चाहते हैं लर्नर को कि है या एब नॉर्मल है, या हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो ये है, ये भी नहीं है, हम एबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना, इसलिए। 27, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब एक अलग ही, यस, क्रिएटिव को ना डाइवर्जन से कनेक्ट, डाइवर्जन थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है ना, हम इमेजिनेशन से चीज़ों को समझते हैं, क्या समझते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन, ठीक है, हम क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट इसके आइडियाज को समझते हैं, इसमें और क्या क्या आइडियाज, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है क्रिएटिव चीज़ों पे, बिकॉज वी आर जनरेटिंग समथिंग डिफरेंट। और इसको एक हॉरिजॉन्टल थिंकिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग, राइट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल थिंकिंग। हमें आपको एक क्वेश्चन दिया, क्रिएटिव, हॉरिजॉन्टल और डाइवर्जन, ये एक ही तरह है जहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट जो है क्रिएटिव तरीके से सोल्यूशन ढूंढ। दूसरी चीज आती है कन्वर्जन, कन्वर्जन थिंकिंग कह लो, जहाँ हम लॉजिक लगाते हैं, क्या लॉजिक लगाते हैं, कि हम फैक्ट, जो चीजें हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन, इसको हम वर्टिकल थिंकिंग या लीनियर थिंकिंग। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कंडीशनिंग, क्या होती है कंडीशनिंग का मतलब, स्टेट ऑफ माइंड, एक स्टेट ऑफ माइंड को कंडीशनिंग बोला जाता है, या आर्ट ऑफ लर्निंग को बोला जाता है, या प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द मीनिंग, प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द टू अनकनेक्टेड थिंग्स, यस, कंडीशनिंग जाती है एस आर के बीच में, तो अनकनेक्टेड चीजें कंडीशन। गिफ्टेड चाइल्ड क्या होता है, वो रिलेटिवली मोर टैलेंटेड होता है, विनर होता है हमेशा, उसके पास हाई आईक्यू होता है एंड कम्पीट एवरी एरिया में है। एक गिफ्टेड बच्चा जो होता है ना हमेशा हाई आईक्यू का होता है, अगर आपने जो है वो देख सुपीरियर वाला, और इसमें अगर आपने डाइवर्जन्स देखे होंगे ना लेवल्स के, आई कोई गिफ्टेड भी मिले
बॉन्ड भी मिले। तो गिफ्टेड बच्चा जिसके पास हाई आईक्यू। डिफेंस मैकेनिज्म वो मेंटल मैकेनिज्म है वो आपको डिपेंड करता है ईगो को फ्रॉम गेटिंग हर्ट। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। इसमें हम रैशनलाइजिंग पढ़ते हैं, रैशनलाइज प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। ये जो गिवन बाय फ्रूइड फ्रूइड जो साइकाट्रिक थे, उन्होंने ये डिफेंस मैकेनिज्म दिया था कि हमारी जो वो है ना वो हर्ट ना हो, हमें बुरा ना लगे, तो हम जो अपनाते हैं, जैसे हमारे बॉस ने हमें, तो हमने उसका गुस्सा दीवार पे गुस्सा मार के निकाला, दरवाजा है उसको जोर से पटक दिया, या अपने बच्चों पे चिल्ला लिया, गली में किसी जो है कहा चलते किसी आदमी को मतलब वट एवर, तो आपने क्या किया, आपकी ईगो हर्ट ना हो क्योंकि बॉस ने आपको अपना अपना एंगर या अपनी वो फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाल। अगेन अगर मान लीजिए आपने कुछ गलत काम किया तो आप उसके ऊपर रैशनलाइज कर रहे हो, तर्क दे रहे हो कि आपने गलत काम क्यों, आप चाहते हो आपकी ईगो हर्ट ना हो। तो डिफेंस का मतलब बचाना, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब तरीके। ठीक है, तो उसका फर्स्ट आंसर ही करेक्ट मिलेगा, बाकी ऑप्शन आपके लिए पढ़ी हैं। फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली डिसऑर्डर होना, लर्निंग डिसऑर्डर होना, कंडीशन डेवलपमेंट बहुत ही ग्रो करना स्टॉप कर देता है, एंड कंडीशन वेयर वन बिकम्स अनएबल टू रीड एंड राइट। तो इसका करेक्ट आंसर सी। यहाँ पर जो आपका माइंड है ना वो बढ़ता नहीं है, स्टॉप हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू पॉल ई टॉरेंस क्रिएटिविटी, टॉरेंस ने क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया। टॉरेंस क्रिएटिविटी। अब टॉरेंस की थ्योरी क्या कहती थी, टॉरेंस ने दिया था 1969 का कैपेसिटी जो होती है ना, क्रिएटिविटी जो है एज अ कैपेसिटी टू डिटेक्ट द गैप। क्रिएटिविटी क्या है, चीज़ों में गैपिंग देखना, जो सच है और जो उसके बीच के गैप, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस निकाल के लाना प्रॉब्लम्स के, नॉवल आइडियाज लेके आना, ठीक है, और नए रिलेशनशिप आइडियाज के बीच में क्रिएट करना। तो क्रिएटिविटी जो है टॉरेंस के अकॉर्डिंग 4 कंपोनेंट्स आते हैं इसमें, ये हमेशा याद रखना कि टॉरेंस ने 4 कंपोनेंट्स दिए थे जिसमें आती है फ्लुएंसी। थिंकिंग में जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग के 4 इंडिकेटर्स होते हैं वो फ्लुएंस रहते हैं, प्लस उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनल होते हैं, क्वालिटी फेक नहीं, तो इलेबोरेट कर पाते हैं, इलेबोरेशन। इसका करेक्ट आंसर आई थिंक आपको यहाँ पे क्या है, 4 चीज़ें होती हैं, 4 कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं, वो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग में है। टॉरेंस को जो है ना फादर भी, फादर ऑफ, कई सारे जो है बेंचमार्क मेथड सेट किए, प्लस इन्होंने टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग भी किया। वहाँ पर आईक्यू टेस्ट जो है वाज नॉट फॉर मेजर द इंटेलिजेंस, ना कि सिर्फ आईक्यू टेस्ट करने से आपको इंटेलिजेंस चेक नहीं है, इसकी क्रिएटिविटी चेक करनी है, और वो क्रिएटिव क्या लिया था, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्लियर है, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। टॉरेंस से सिर्फ आईक्यू ही एक इनफ मेजर है, वी शुड इसके लिए टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे। एक्सेप्शनल जो बच्चे होते हैं, हायर एजुकेशन बेस्ड ऑन, जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो है किस बेसिस पे, उनको इक्विटी बेसिस पे एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो स्टार क्वेश्चन, काफी बच्चे इक्विटी बेसिस पे जितनी को रिक्वायरमेंट है, okay, जो इक्विटी रहती है ना वो रहती है नीड बेस पे, एक बच्चे को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उसको दे। एक्सेप्शनल होते हैं ना बच्चे, किसी को हेयरिंग की प्रॉब्लम है, किसी को स्पीच की प्रॉब्लम है, तो उनकी नीड के अकॉर्डिंगली वो हेयरिंग एड्स या ट्रेनिंग देना वो इक्विटी में आता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट 34, सोशली जो डिसएडवांटेज जो लर्नर्स होते हैं, सोसाइटी को सही से प्रॉपर एजुकेशन मतलब एक्सेस नहीं, ना ही एजुकेशन का, देर माइट बी मेनी रीजन, पॉवर्टी, कुछ भी,
यहाँ पे आपसे पूछा है जो सोशली डिसएडवांटेज जो लर्नर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जिनका होता है सोसाइटी में, पैसे वाले लर्नर्स होते हैं, अर्बन लर्नर्स होते हैं, डल एंड लर्निंग डिसेबल्ड लर्नर्स होते हैं। कौन से ऐसे बच्चे होते हैं, वो होते हैं SC ST रूरल एंड डिसएडवांटेज। 35। काफी बच्चे इसमें ए और बी में होंगे कंफ्यूज। फर्स्ट भी रह सकता है, पुअर इकोनॉमिक। मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज डन, जब हम पर्सनालिटी को मेजर, हम कहाँ मेजर करते हैं, वो मेजर होता है प्रोजेक्टिव या नॉन। जब हम भी पर्सनालिटी को मेजर करेंगे तो 36 पे आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ, नॉन वर्बल है, वर्बल यानी कि बोल के, और नॉन वर्बल जो पिक्चराइज करके होता है तो वो होता है रेवन का, क्योंकि ये जो है ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये भी इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये भी, ये तीनों ही इंटेलिजेंस टेस्ट है। और जो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में दिया होता है, यानी कि नॉन वर्बल फॉर्म में होता है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, इसमें कुछ ना मैट्रिक्स दिए होते हैं, जैसे से कुछ भी बना देते हैं ऐसे ऐसे करके, और समथिंग कुछ भी शेप्स में बना के, फिर आप मैट्रिक्स समझते हो, बेसिकली हाई लेवल का असेसमेंट टूल होता है, यहाँ पर बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट जो है तो आप पेज को यहाँ पे उसमें लगाना, सीक्वेंस में लगाना, देयर इज अ टिपिकली 60 आइटम्स मान लीजिए यूज की गई है मेजरिंग द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को मेजर करने के लिए। एंड बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, नॉन वर्बल एस्टिमेट ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस के लिए काफी बारी क्वेश्चन भी आता है कि किस तरह की इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस, फ्लूइड फ्लूइड इंटेलिजेंस। और काफी बच्चे फ्लूइड इंटेलिजेंस में भी कंफ्यूज है। बेसिकली जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है एबिलिटी टू सॉल्व सम न्यूली एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम, मतलब जो नई आपके पास प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने के लिए। तो जो रेवन का प्रोग्रेसिव है वो भी फ्लूइड इंटेलिजेंस पर बेस्ड होता है, जहाँ टू प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं इन द मैट्रिसेस फॉर्म, और ये बेसिक नॉन वर्बल फॉर्म में। क्लियर? आई होप दिस क्लियर नाउ। जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया वो सेशन लाइक कर दीजिएगा। नाउ 37 स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स होता है ना पर्सनालिटी का, इनका या ईगो का, सुपर ईगो का, ये किसका कंट्रीब्यूशन इसमें आता है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया ही किसने है, फ्रॉइड ने दिया है, और साइको एनालिसिस भी फ्रॉइड का दिया हुआ साइको। नाउ 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसमें से कौन सा प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, बता देती हूँ। क्या जो का जो फुल फॉर्म है दैट इज दी आइंजैक, आइंजैक का पर्सनालिटी इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री आइंजैक जो है ये इंट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन पे फोकस करते हैं। बेसिकली एक सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट होता है ये आइंजैक जो होता है पर्सनालिटी का, और ये दो सेंट्रल डायमेंशन यानी कि एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन को क्या करता है, टेस्ट करने में हेल्प करता है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट में 57 आप कह सकते हो येस या नो की आइटम्स रहती हैं, एंड टोटल जो स्कोर रहता है फॉर एक्स्ट्रावर्जन एंड नोटिसिज्म का एज वेल एज वैलिडिटी स्कोर्स, इस तरीके से स्कोरिंग होती है। प्रोजेक्टिव, टेट प्रोजेक्टिव है, रॉचर का है, एंड पिक्चर की फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है, ये सब चीज़ें जो है ये प्रोजेक्टिव है। प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट बेसिकली क्या होता है, दे आर इन द इमेजेस फॉर्म, कोई इमेज दे दी जाती है, बड़े ही एम्बिगुअस इमेजेस दी जाती है और उसको इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट्स को, इसमें जो प्रोजेक्टिव होता है ना सब्जेक्ट्स के यहाँ पे इमोशंस, यहाँ उसका एटीट्यूड,
यहाँ उसके इम्पल्सेस को देखा जाता है, इम्पल्स क्या है, उसके अंदर की रिलेशनिस्टिक फीलिंग क्या है, इस फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में। देन उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उस इमेज को उसकी स्टोरी बना के या उसके ऊपर कोई सेंटेंस फॉर्म करके। तो ये तीनों ही टेस्ट प्रोजेक्टिव है, लेकिन जो EI है, एक्स्ट्रा, ये इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, एक तरह का इन्वेंट्री टेस्ट है। इन्वेंट्री टेस्ट, जहाँ हम इन्वेंट्री टेस्ट मतलब जहाँ हम तरह का सर्वे क्वेश्चन, जहाँ इन्वेस्टिगेटर नहीं होता, इस तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं। आई होप क्लियर नाउ। 39 पे चलते हैं। क्या इज द आइंजैक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। 39, व्हाट व्हाट एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट्स एंड कंट्रोल, इसमें से कौन सा है जो हमारे एजुकेशन के कंट्रोल करके रखता है, प्रिडिक्ट करता है और उसको एक्सप्लेन करता है। वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। रिसर्च, वेरी सिंपल, रिसर्च। नेक्स्ट 40, टू डेवलप टू डेवलप अ सोशल साइंस करिकुलम, हमें बनाना है अराउंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के ऊपर। हमें कुछ डेवलप करना है सोशल साइंस में, विच इज हम किस तरह की रिसर्च यहाँ कंडक्ट करेंगे। ये देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे आपको हिंट गिवन है, ये एक तरह की अप्लाइड रिसर्च होगी। ठीक है, यहाँ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अप्लाई करेंगे, मेथड को अप्लाई करेंगे। 41, जेंडर एंड एरिया आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अंडर द स्टडी। एक जेंडर और ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए गए। विच मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे किस तरह का मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट, वो रहेगा स्ट्रेटाफाइड, बिकॉज जो पॉपुलेशन रहेगी ना, बहुत ही हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन है वो जेंडर के बेसिस पे भी ले रहे हैं, यानी कि है, फीमेल है, और एरिया के बेसिस में। यहाँ पर जो है पॉपुलेशन क्या रहेगी, हेट्रोजीनियस। 42, which test does not have pre-decided response item, कौन सा टेस्ट है जिसमें से हम pre-decided response items रखते हैं। तो वो है क्रिएटिविटी। हम यहाँ नॉवल चीज़ों को देखते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं। टेस्ट भी हमारा प्री डिसाइडेड होता है। एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी नई चीज़ों पर होता है, तो हम ऑन द स्पॉट भी चीज़ आते हैं। नेक्स्ट आता है 43, विच टूल शुड नॉट बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग दी ऑब्जर्वेशंस। इसमें से कौन सा ऐसा टूल है जो ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज नहीं करते हैं। मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और मैं बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व कर रही, मैं अपने पास एक रेटिंग स्केल यूज कर रही हूँ। मैं अपने पास एटीट्यूड स्केल, देखिए एटीट्यूड जो स्केल होता है ना, वो ऑब्जर्वेशन से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। मुझे अपने बच्चों को जो है एटीट्यूड स्केल, समझ रहे हो, उसके लिए मुझे टेस्ट लगाने पड़ेंगे, देना पड़ेगा। चेकलिस्ट हो सकती है, ये मेरे पर्सनल लेवल पे हो, या ऑब्जर्वेशन, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, रेटिंग, चेकलिस्ट और ऑब्जर्वेशन, ये मेरे पर्सनल लेवल पे हो सकती है, लेकिन एटीट्यूड जो स्केल है ना, वो पर्सनल लेवल पे नहीं होता, जो ऑब्जर्वेशन से नहीं हो सकता। इसीलिए चेक, सॉरी, एटीट्यूड, एटीट्यूड स्केल है ना, वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। 44, 44 है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल इज नोन एज, जो वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंट में होते हैं उनको क्या बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो, जो भी पढ़ते हैं ना उनको पता होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोला जाता है, ट्रीटमेंट वेरिएबल। यहाँ पे आता है जो वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंट्स में होते हैं। 45, in which design all levels of each independent are taken into combinations में लिए जाते हैं independent variables को। किस चीज में, वेरी सिंपल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में हम कॉम्बिनेशंस में लेते हैं। 46 में आओ, एक रिसर्चर है वांट्स टू कंपेयर द मीन्स ऑफ थ्री मैच टू, काफी लंबा चौड़ा है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम यहाँ करेंगे जब भी हम मीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अनुपात। 47, which graphical representation most suitable visualize the trend difference, थ्री डिफरेंट ग्रुप स्कोर्स, तीन तरह के ग्रुप स्कोर्स होंगे, एक्स वाई एंड, किस तरह का जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, तो वो होगा ये परसेंटाइल कर्व।
नाउ 48 द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है होमोजीनियस डेटा का, यहाँ पे सारे ही हमें देखिए बेसिकली यहाँ डिस्पर्जन होता है कि हमारा जो डेटा है वो डिस्पर्स्ड है, डिफरेंट है, हेट्रो है। जब होमोजीनियस डेटा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, इक्वल जीरो। किसी भी तरह का डिस्पर्जन नहीं है, सारी ही हमारी पॉपुलेशन का हेट्रोजीनियस हेटेरोजेनिटी नहीं। सबसे वीकेस्ट कोरिलेशन बताना है, सबसे वीकेस्ट कोरिलेशन प्लस वीकेस्ट कोरिलेशन कोरिलेशन वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की, यूज है -1 एंड +1। तो जो +1 इंडिकेट्स करता है, +1 इंडिकेट है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड जो -1 इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। सो जो वैल्यू ऑफ जीरो है इंडिकेट्स की कोई भी कोरिलेशन दोनों में नहीं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन वैल्यूज इंडिकेट्स इज स्ट्रेंथ, तो जो वैल्यू जीरो के सबसे नियर बाय होगी, जो वैल्यू जीरो के सबसे नियर बाय होगी वो हमारा क्या होगी, टेस्ट कोरिलेशन होगी। -90 भी हमारे जीरो से काफी यहाँ दूर रहेगी, जो सबसे क्लोज में रहेगी वो 0.10 रहेगी टेस्ट कोरिलेशन। मतलब जैसे जैसे आप ऐसे जाओगे तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और ऐसे ऐसे जाओगे तो बहुत ही वीकेस्ट कोरिलेशन होगा। तो जो सबसे नियर बाय जो पॉइंट होता है यही वाला है +0.10 का, तो वीकेस्ट कोरिलेशन है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आज का। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो अकरिंग नंबर होता है, वेरी वेरी सिंपल, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, जो फ्रीक्वेंटली नंबर जो है शो होता है उसे मोड कहते हैं। मोड मतलब जैसे मान लीजिए हमारा जो नंबर्स हैं क्लासरूम में आए, जैसे 26, 24, 20, 21। तो मोस्ट जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर कौन सा है, 24। दैट इज दी हमारा जो डेटा सबसे ज़्यादा जो बार बार रिपीट हो रहा है वो 24 मोड को। क्लियर? तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। एंड आप JRF जो है JRF एजुकेशन माइलस्टोन जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप सारी चीज़ें मर्ज करके देखना चाहते हैं तो JRF माइलस्टोन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस